गंगा तट पर बसा कन्नौज इत्र के कारोबार के लिए जितना महकता है, राजनीति की गर्मी भी इत्र के इस शहर में बाखूबी हावी रहती है। कन्नौज की फैक्ट्री में बना इत्र जितना पूरी दुनिया में मशहूर है, उतनी ही मशहूर है कन्नौज की सियासत भी। हर्षवर्धन के समय देश की राजधानी रही कन्नौज संसदीय सीट यूपी की वीवीआईपी सीट के रूप में जानी जाती है। यहाँ की सकरी गलियों में भले ही राजनीतिक पार्टियों के झंडे बैनर नजर न आए, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कन्नौज का हर वोटर किसी भी पार्टी की खुशबू को दिल्ली तक महकाने का दम रखता है। कन्नौज की धरती पर सियासत का इत्र हमेशा महकता है। देश में इत्र की राजधानी कहे जाने वाले कन्नौज में इत्र का कारोबार जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी है यहाँ की सियासत। यूपी की सत्ता के साथ दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी कन्नौज से होकर गुजरता है। कन्नौज लोकसभा सीट 21 सालों से सपा का गढ़ रही है। यहाँ 1967 में राम मनोहर लोहिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते। 1984 में कांग्रेस की शीला दीक्षित यहाँ से सांसद बनी। 1998 में प्रदीप यादव ने भाजपा के चंद्रभूषण सिंह को हराया, जिसके बाद 1999 में मुलायम सिंह ने इसे अपनी कर्मभूमि बना लिया। लोकसभा चुनाव 2014 के आंकड़ों के मुताबिक कन्नौज सीट पर 18,08,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें 9,94,000 पुरुष और 7,95,000 महिला मतदाता हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में यहां 61.6% मतदान हुआ था। यहां मुस्लिम आबादी करीब 16% है। यहां का हर वोटर किसी को भी दिल्ली की सल्तनत तक पहुंचाने का दम रखता है। ऐसे में 2019 के लिए कन्नौज के वोटर के दिल में क्या है, कैसा है 2019 का चुनावी माहौल, कैसा है इत्र के शहर का चुनावी मिजाज, माहौल बनाए रखिए में जानने के लिए चलते हैं कन्नौज की जनता के पास। सियासी महासंग्राम है 2019 लोकसभा चुनाव। देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा का चुनाव बिगुल बच चुका है। सभी दल बारमप कर मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सभी दलों में गर्मी दिखाई दे रही है। आज हम मौजूद हैं इत्र की नगरी कन्नौज में, जहां बीते 2 बार से समाजवादी पार्टी के सांसद यहां पर रहे हैं और हमारे साथ आज यहाँ की जनता मौजूद है, सभी दलों के लोग मौजूद हैं। इनसे परिचय लेते हैं। आप नवाब सिंह जी हैं, जो समाजवादी पार्टी की जो यहाँ सांसद हैं। डिम्पल जी उनके प्रतिनिधि हैं। आप अपना परिचय। इशरत खान, कांग्रेस से वरिष्ठ युवा कांग्रेसी। आप अनिल दोरे, विधायक सदर कन्नौज, समाजवादी पार्टी। तारिक बशीर, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। अजय पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष कन्नौज कांग्रेस। शमशाद खान, जिला प्रवक्ता कांग्रेस। सभी दलों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी शिक्षक वर्ग से लोग भी हैं, स्टूडेंट भी है, व्यापारी वर्ग भी है। अब कन्नौज लोकसभा का जो इतिहास है वो ये बता दें आपको कि 5 विधानसभाओं को मिलाकर कन्नौज लोकसभा बनी थी, जिसमें 3 विधानसभा तो कन्नौज की, इसके अलावा एक जो इनकी विधानसभा कानपुर देहात के रसूलाबाद से जुड़ के बनी हुई है, दूसरी विधानसभा विधुना की है जो जनपद औरैया की है। आज पूछते हैं इनसे सवाल, आखिर 5 साल में क्या किया जनता के साथ इन्होंने और क्या क्या विकास किए। प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव, जो यहाँ से सांसद, उनके प्रतिनिधि नवाब सिंह मौजूद है। क्या विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुए और क्या क्या जनता उनसे क्या अपेक्षाएं थी, क्या क्या विकास कार्य हुए? अगर विकास की बात करें तो कन्नौज की जनता स्वयं आपको बताएगी। कन्नौज की जनता ने माननीय अखिलेश यादव के आने के बाद ये एहसास किया, जो कन्नौज को गौरव 6 से 6 में हर्ष के टाइम कन्नौज उत्तर भारत की राजधानी हुआ करती थी, उसी तरह से विकास हुआ, उसी तरीके से कन्नौज का नाम रोशन हुआ। अब सड़कों की बात करें तो सड़कों का जाल बिछ गया है। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं जहां सड़कें ना हो, जहां स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं ना हो, जहां नदी में पुल की बात करें, नदियों को पुल से पाट दिया गया। हरदोई में सबसे बड़ा पुल बना जो हरदोई की दूरी कम करता, हमारी सरकार में बना है। अगर पैरामेडिकल, हम शिक्षा की बात करें, पैरामेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, किसान बाजार, किसानों के लिए बड़ी सी मंडी और इत्र परफ्यूम जो कन्नौज के नाम से पहचान कन्नौज की थी, वो भी बनाया जा रहा था, लेकिन इस सरकार ने रोक दिया। मंडी रोक दी, तमाम काम रोक दिए। समाजवादी पार्टी के लोगों का आरोप है कि जो विकास कार्य हो रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसको सरकार जब आई भारतीय जनता पार्टी, उसने पूरे विकास कार्य रोक दिया। हमारे साथ
कांग्रेस से मौजूद, इनसे बात करते हैं कैसी क्या कितनी सच्चाई इसमें। देखिए, सच्चाई जो अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं बिल्कुल सत्ता है, लेकिन मैं ये बात मानने को भी तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ से सन 84 से विकास शुरू किया। सीरत जी के नेतृत्व में अधिकांशतः इनके सांसद यहाँ से रहे हैं, लेकिन विकास की जो किरण है शीला जी के नेतृत्व में हुई सन 84 से। और मैंने यहाँ विनोद दीक्षित चिकित्सालय बनवाया, एक सांसद के रूम में डिम्पल जी को मैं यहाँ 2009 में मुलायम सिंह यादव काफी प्रचंड बहुमत से यहाँ से लोकसभा सीट से जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव यहीं से सीट से प्रचंड बहुमत से जीते, उसके बाद यहीं से मुख्यमंत्री बनकर गए। तो उसके बाद ये सीट उनकी पत्नी डिम्पल यादव को मिली और उन्होंने भी यहाँ रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। डिम्पल जी से लोग बड़ी आशाएं थी, लेकिन क्या उम्मीदें आपकी पूरी हुई कि नहीं? बिल्कुल पूरी हुई हैं। जो भी उनसे मांगा गया उन्होंने सब दिया। और रही बात यहाँ लोगों ने जो इच्छाएं की, वहाँ पे ये जो सरकारी तंत्र बैठा हुआ है इन्होंने काम नहीं होने दिए। बाकी उन्होंने सब काम किए। यहाँ पे उनके प्रतिनिधि रहते हैं। जो उम्मीदें आप लोगों ने की थी, आप अधिवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, यहाँ पे जो सांसद हैं बीते 2 दशक से उनका कब्जा इस सीट पे रहा है, कितनी उम्मीदें खड़े उतरी हैं? और अधिवक्ताओं की स्थिति पूरा हिंदुस्तान जानता है। टीन में जिंदगी कटती है, छप्पर में जिंदगी कटती है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अधिवक्ताओं के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो चैम्बरों की व्यवस्था की है, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे कन्नौज में 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से कन्नौज तहसील को करीब 28 लाख रुपए, तिरवा तहसील को करीब 33-31 लाख रुपए और इसी प्रकार छिबरामऊ तहसील को। इस प्रकार जो हमारे चैम्बर आज बने हुए हैं, हमें अपना आशियाना मिल गया है, जिसमें हम आराम से बैठ के अपनी प्रैक्टिस करते हैं। कन्नौज की उपेक्षा हो रही है? कन्नौज की उपेक्षा तो मैं समझता हूँ कैसे कह सकते हैं आप। कन्नौज के लोगों का जो सम्मान पूरे भारत में बढ़ा है, और जो आप कह रहे थे कि अभी पूछ रहे थे कि आपको उम्मीदों से तो कहीं ज़्यादा मिल गया है। कभी हमने सोचा था कि हम अमेरिका जैसी सड़कों पर चलेंगे, कभी हमने सोचा था कि मेडिकल कॉलेज, हमारे इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसके ऊपर जब आप जाएं ऐसा लगता है कि आप अंदर जाके गाड़ी चला सकते हैं, इतनी चौड़ी चौड़ी विंग हैं, ऐसा मेडिकल कॉलेज। तो शिक्षा में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, सम्मान में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इनको लोगों को शिकायत सिर्फ एक है, डिम्पल यादव ने कोई सवाल लोकसभा में पूरे अपने कार्यकाल में नहीं उठाया, ना जनता से इतना मिलजुल कर रही, लेकिन जो प्रतिनिधि बराबर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या हल करते रहे। मौजूद हमारे साथ भाई साहब, इनसे बात करते हैं कि जो आप लोग चाहते थे कि डिम्पल जी आपकी बात वहाँ पहुँचाएं और आप लोग विकास कार्य हो, उसमें कितने फीसदी तक सही खड़ी उतरी है? नहीं, 100% जो है डिम्पल जी ने बहुत काम किया है और बात पहुंचाने वाली बात है। इससे पहले कोई वक्ता ने कहा, लेकिन वाकई वो संसद में उन्होंने वुमेन पावर लाइन पर और महिला सशक्तिकरण पर इतना काम किया है। आदरणीय डिम्पल यादव जी के काम की बात करेंगे आप, काम के ऊपर कहेंगे, पूरे जनपद छोड़िए आसपास के जिले उस डेवलपमेंट से लाभान्वित हुए। तो डिम्पल जी ने कन्नौज में हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, और उम्मीद भी यही करते हैं कन्नौज की जनता से, क्योंकि योगी जी ने तो पहले कह दिया था कि अब कन्नौज इटावा से विकास नहीं होकर जाएगा। तो ये हम यहाँ की जनता से भी यही अपील करते हैं कि अब कन्नौज जिले से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं जाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा कि डिम्पल जी दिखाई नहीं पड़ती, मैं उनसे पूछना चाहता, सोनिया गांधी अपने क्षेत्र में कितना जाती? राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी है डिम्पल यादव। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत की राजनीति श्रीमती डिम्पल यादव जी इस समय कर रही हैं, और महिलाओं का शक्तिकरण से लेके कई संगठनों का जोड़ने का काम डिम्पल यादव कर रहे हैं। ये बात सही है कि इनका कहना है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपकी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, वो कितना जनता को समझते, कितना लोकसभा क्षेत्रों में अपने जाते हैं और कितना विकास कार्य कराया। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मचा हुआ है। आने वाला समय ये आपके सामने है। प्रियंका जी के आने से एक नया समीकरण हुआ, और नए समीकरण के साथ हम उत्तर प्रदेश में 2019 में एक आएंगे। अभी हमारे यहाँ कन्नौज क्षेत्र में 2 किसानों ने सुसाइड किया, और सिर्फ इसीलिए आलू का मूल्य नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमने बहुत कहा, यहाँ से पत्र लिखवाए प्रशासन के द्वारा, तमाम तरह की चिट्ठियां लिखी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। विकास की जो योजनाएं थी उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रोड़ा अटका दिया। रोड़ा अटकाई दिया। आप किसान मंडी देखें, पैरा मेडिकल बना खड़ा है, कैंसर अस्पताल बना खड़ा है, हृदय संस्थान बड़ा खड़ा है, किसान और तमाम योजनाएं जो इत्र परफ्यूम है, वो भी कहीं ना कहीं इन योजनाओं को रोकने का क्या मतलब है? आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा क्षेत्र में क्या प्रगति हुई? यहाँ कौन कौन नए संस्थान आए यहाँ पर? मैं एकलव्य तिवारी
छात्र हित के लिए बात कहूंगा। हम बेरोजगार छात्रों को कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और पकौड़ा बेचने जैसी योजनाओं के हम पढ़े लिखे छात्र पकौड़ा बेचेंगे क्या? ये हम पढ़ लिख कर ऐसा काम करेंगे? ऐसे रोजगारों से हम लोगों को अवगत कराया जा रहा है, ये बहुत शर्म की बात। मेरा कहना ये है कि हम सिर्फ युवा हैं छात्र संघ, तो युवाओं के लिए सिर्फ अगर कुछ करेंगे तो माननीय श्री मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी करेंगे। देखिए, इस समय विकास की बात हो रही है, कांग्रेस सपा बासपा इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ हम इस पे एक ही बात कहना चाहेंगे। इसमें पुलवामा कांड जो हुआ है उसमें हम वर्तमान की सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों किसी का बेटे की जान ले रहे हैं? क्यों किसी के पति की जान ले रहे हैं? क्यों किसी के भाई की जान ले रहे हैं? क्या ये वापस दे सकते हैं? ऊपर से मतलब जो है इतना अपमान कर रहे हैं, अपमान भरी सरकार चला रहे हैं, दलितों का अपमान कर रहे हैं हर जगह जा जाके, और कहते हैं कि हम दलित के मतलब जो है विरोधी नहीं है, हम दलित के साथ खड़े हुए हैं। कैसे ये साथ खड़े होंगे दलित के? आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बासपा हो, चाहे वो कांग्रेस में हो। इस सरकार में यह हाल हो गया है कि घर से निकलना मुश्किल पड़ गया है। सांसद जी, हमारे यहाँ जिस तरीके से लोगों के बीच में आना जाना, अभी हमारे साथी कांग्रेस के विलम्ब कर रहे थे, लगा रहे थे कि इस तरीके से ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें हैं, सब लोग उनसे ऑनलाइन रहती हैं, उनके टच में रहती हैं, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो प्रोग्राम की बात हो, उनसे मिलती हैं, उनसे मिलकर अपनी बात को कहती हैं। त्रासदी है कन्नौज की, वो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे जनता कम है, नेता ज़्यादा हैं। और जब आप मतदाता होते हैं, लोकतंत्र में मतदाता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ द पीपल, इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो पीपल्स कम है और नेता ज़्यादा हैं। इस शहर में विकास हुआ है, नेताओं का भी ज़्यादा हुआ है, ऑन पेपर भी ज़्यादा हुआ है। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, माहौल बनाए रखिए कार्यक्रम इस कार्यक्रम में। किसानों की जो है लागत जो है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जो वो फसल पैदा करते थे, इसलिए जो है और बाजार में उसमें मंदी है, उन्हें पूरा उसका लाभ। आलू की स्थिति जो है इतनी ख़राब है कि दुर्दशा से किसान परेशान है और उसने इस वक्त आलू खोदना भी बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार 5 साल का ये रिपोर्ट कार्ड आप ले लें तो प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने इस जनपद की एक जनसभा में, एकमात्र जनसभा में उन्होंने वादा किया था कि मेरी सत्ता आते ही हम आलू पे आधारित उद्योग की स्थापना कराएंगे। बहुत उम्मीद थी बीजेपी सरकार से, लेकिन बीजेपी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि चाहे राज्य स्तर पे देखा बिल्कुल फ्लॉप रही भारतीय जनता पार्टी। हम लोग डिग्री शिक्षक संघ को लेकर वेतन नियमावली और सेवा नियमावली बनाने के लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से हमारे संगठन कई बार मिला, लेकिन श्रीमान जी लगातार आश्वासन देते रहे, आश्वासन, लेकिन एक धिल्ला भर भी काम उन्होंने डिग्री शिक्षक संघ सेल्फ फाइनेंस के लिए कोई काम नहीं किया। शिक्षा मित्र, समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों को नौकरी देने का काम किया था और इस पार्टी ने उनको निकालकर सड़क पे खड़ा करने का, 1000 से अधिक शिक्षा मित्र मर गए, कौन जिम्मेदार है? और इस पार्टी ने एक बार जाके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त नहीं करी। मेडिकल कॉलेज, आपका मेडिकल कॉलेज बना है, पैरा मेडिकल कॉलेज, इतनी सब सुविधाएं आदरणीय अखिलेश जी ने की हैं। आज अगर अपने यहाँ से कोई छत से कोई बच्चा गिर जाता है तो ये मेडिकल कॉलेज हो चाहे जिला अस्पताल हो, ये रेफर करने का काम करते हैं। छोटी मोटी बीमारी का भी इलाज इतने बड़े जिसमें अरबों खरबों रुपए लगाए मेडिकल आदरणीय अखिलेश जी ने बनवाया, उसमें छोटी मोटी बीमारी के लिए भी हमारे लोगों को कानपुर भागना पड़ता है। ऐसी क्या वजह रही कि उनको कानपुर रेफर करना पड़ रहा है इलाज होने बावजूद? हमारी सरकार में सब ठीक चल रहा था और हमने हृदय संस्कार, कैंसर, कार्डियोलॉजी सब बनवा के खड़े, डॉक्टर हम लोग लाए ढूंढ के, लेकिन सरकार की मनसा ही ठीक नहीं। सरकार आते ही यहाँ से डॉक्टरों के ट्रांसफर कर दिए गए। अधिकतर जब स्टाफ चला गया तो कौन मेडिकल कॉलेज चलाएगा? आम जनता तो चला नहीं पाएगी। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। अब ये सरकार की नाकामी है, सरकार कन्नौज में काम नहीं करना चाहती है, यहाँ से डॉक्टरों के ट्रांसफर कर दिए। जब डॉक्टरों की कमी थी तो डॉक्टरों के ट्रांसफर क्यों किए गए? किसकी अनुमति से किए गए? भाई उसकी जगह पे दूसरे डॉक्टर लाए जाएं। डॉक्टर जब तक नहीं आएंगे तब तक यही हाल होता रहेगा। सरकार पर सौतेलेपन का आरोप लग रहा है, सौतेला व्यवहार यहाँ हो रहा है कन्नौज। आप पूर्व विधायक, आपने कभी तक इस बारे में? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है जो पहली बार हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला।
इस प्रधानमंत्री के पास झूठ बोलने के अलावा सही कहीं है ही नहीं। पहले जब चुनाव घोषणा की तो यह कहा गया कि हम 15-15 लाख रुपए कर्जे उसमें भेजेंगे खाते में। उसके अलावा 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई हम दूर खत्म करेंगे। जब चुनाव हुआ और सरकार बन गई तो सब कुछ भूल गए। उसके बाद में अभी एक आपने देखा मगहर में एक संत कबीर के यहाँ जाकर, संत कबीर जहाँ पैदा हुए वहाँ पर जाके उन्होंने रैली की और रैली में ये कहा कि गुरु गोरखनाथ, संत कबीर, गुरु नानक एक साथ बैठकर गोष्ठी किया करते थे यहाँ पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अब वाकई में समकालीन थे। कम से कम 300 साल पहले गुरु गोरखनाथ पैदा हुए, उसके बाद गुरु नानक हुए, उसके बाद संत कबीर हुए। इतने ज़्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन मिलेगा हमें? दूसरी बात, इन्होंने यह कहा कि हमारे एक आह्वान पर इस देश के 125 करोड़ वासियों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। 125 करोड़ की आबादी है, सबने गैस सब्सिडी छोड़ दी, तो ये सब्सिडी जाती किसके खाते में? क्या व्यक्तिगत प्रधानमंत्री के खाते में जाती है? मैं कहना चाहता हूँ ये प्रधानमंत्री का झूठ बोलने वाला है, इससे ज्यादा कोई झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं है। आम जनता और जनता यहाँ के जनप्रतिनिधि भी खास नाराज हैं। क्या समस्या है? समस्या सर ये है, मैं सभासद अयूब सिद्दीकी गुरसाएगंज से हूँ। मैं 2013 में भी सभासद था। इतना विकास होता था कि मैं इस बार 19 में मैं मेरी वाइफ दोनों सभासद बन के आए हैं और इस बार तो मुझे ये लग रहा है कि हम लोगों को कहे पे एक लाइट भी नहीं लग रही है, तो विकास अब कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं अब की बार तो जीत नहीं पाऊंगा। जनता के बीच में मैं जाता हूं जब जनता के काम, तो उनको थोड़ी ना पता योगी जी नहीं भेज रहे, मोदी जी नहीं, वो तो डायरेक्टली हम लोगों से कहते हैं कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हम उनको समझा रहे कि भाई केंद्र से राज्य सरकार से कुछ आ ही नहीं रहा है, भेज ही नहीं रहे हैं। और 13 में हमारी माननीय डिम्पल यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना विकास करवाया, जो हम लोगों को एक फोन पे लाइटें तो लाइटें, गलियों का निर्माण तुरंत हो जाया करता था। आज हमारे वार्डों में गलियां भी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं और ना लाइटें लग रही, ना कुछ नहीं काम हो रहा। बड़ा हम लोग त्रास हैं, परेशान हैं और लगता है कि हम लोग अब की बार कोई सभासद बन के आ ही नहीं पाएंगे। समस्याओं में बस अब इतना इजाफा हुआ है कि हम आम नागरिक, मैं एक व्यापारी हूँ, छोटा व्यापारी और एक खुदरा व्यापारी आप बोल सकते हैं, इस व्यापार की दिशा ऐसी कर दी सरकार ने कि मैं शाम की रोटी खाने के लिए सुबह सोचता हूँ कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैं उस राहुल गांधी को सैल्यूट करता हूँ, उसने जो हम आम जन को बोला है कि मेरा कार्यकर्ता गब्बर सिंह है, बब्बर शेर है, क्योंकि उसने 5 स्टेट में अभी जो चुनाव हुआ था उसने शो कर दिया है कि हम वापस आ रहे हैं और आगाज ऐसा किया है कि 3 स्टेट में उनका सफाया कर दिया। आपने देखा होगा, सुना होगा गब्बर सिंह टैक्स। इस गब्बर सिंह टैक्स ने ऐसा किया, दुर्दशा की है। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ आम जन होके कि मैं सुबह खाना खाता हूँ, शाम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता ही नहीं होता। ऑनलाइन बिजनेस कर दिया है, यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे इतनी हत्याएं हुई हैं, उसकी कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। आज हम घर से निकलते हैं, शाम में वापस पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। समस्याएं बहुत हैं। अभी हम डीएम साहब के पास मिल के आ रहे हैं। हमारे साथ में करीब 90 लड़कियां और लड़के थे बीएड के, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई। सामान्य वर्ग की स्कॉलरशिप आ रही है, पिछड़ा वर्ग की नहीं आ रही है। आप जियो दिखा रहे हैं कि 60% से नीचे वालों का होगा नहीं। अगर होगा नहीं तो स्कॉलरशिप क्यों भरने दिया? हमारे 500 रुपये पहले स्कॉलरशिप में खर्च करवा दिए, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? किसके घर डकैती डालें, किसके घर चोरी करें? क्या यही सब करते रहेंगे हम लोग? हम लोगों को आज बर्बाद कर दिया। इस सरकार ने मरने की हालत पे लाके छोड़ दिया है। हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, पिछड़ा वर्ग की किसी की नहीं आ रही। हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देते कि थक चुके हैं। पीएसएम डिग्री कॉलेज के छात्र हैं हम लोग और फीस वापसी नहीं आ रही है, जो कि 54,000 रुपए है हमारी। अगर नहीं पहले मिल रही थी, इस बार रोक दी गई। इससे पहले बराबर मिल रही थी, बराबर सरकार दे रही थी। इस सरकार ने हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर हमारी 10-15 दिन में समस्या नहीं समाधान होता है तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग तो नाराज है, किसान भी नाराज है और साथ साथ यहाँ स्टूडेंट है वो भी नाराज है। और जो यहाँ के राजनीतिक दलों के लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग राय हैं। कांग्रेस के लोग यहाँ मौजूद, इनसे एक बार फिर बात करते हैं। आखिर इतनी समस्याएं हैं और जिस क्षेत्र में आप जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस के लोग मौजूद, समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हालांकि नहीं है यहाँ पर, लेकिन आखिर इन लोग समस्याओं का हल कोई ना कोई निकलने का जरिया तो होगा। जरिया है 2019 का। ये जुमलेबाज सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने की जनता इस बार पूरी तरीके से मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी के पूरी तरीके से खिलाफ हो जाएंगे और धराशायी हो जाएंगे ये सब आने वाले वक्त में। क्योंकि इन्होंने जुमलेबाज करके 15 लाख, अभी विधायक जी ने कहा ये किसानों के लिए बहुत सी बातें कही, लेकिन किया कुछ नहीं है। मोदी योगी दोनों खिलाफ। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से जनता 2019 में बैलेट पेपर में इतनी मोहर लगाएगी कि मोदी जी हमेशा चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे सरकार में।
लोगों की समस्याएं हैं, उनको गंभीरता से ना लेना, सरकार की उपेक्षा की वजह से ही कन्नौज का जो विकास हो रहा था आज वो रुका हुआ है और यही वजह कि यहाँ के लोगों में खासा आक्रोश भी है। क्या है पार्टियों के एजेंडे और क्या है मुद्दे, ये बताएंगे हम आपको अगले शहर में। बने रहिए हमारे साथ, माहौल बना रही इस कार्यक्रम में।